बयान के बाद राजनाथ सिंह ने पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दिए। इसके तुरंत बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने कल ही कहा था कि आडवाणी जी लाखों कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करेंगे। मैं आज आडवाणी जी के निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के बीजेपी के चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष पद पर ताजपोशी से नाराज आडवाणी ने सोमवार को पार्टी के 3 महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा दे दिया था, जिसको लेकर पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं में हड़कंप मचा हुआ था। लेकिन ये हाई वोल्टेज ड्रामा मंगलवार को थम गया। हालांकि बीजेपी ने आडवाणी का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है, लेकिन बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी पर मची कलह के बीच सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी के इस्तीफे पर विरोधी खूब मजे ले रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने जहां आडवाणी के इस्तीफे पर चुटकियां ली, तो वहीं अब दिल्ली के वीवीआईपी माने जाने वाले लुटियंस जोन में रातों रात आडवाणी के इस्तीफे की चिट्ठी को पोस्टर की शक्ल में चिपका दिया गया है। ये पोस्टर पूरे लुटियंस जोन में लगाए गए हैं। इस इलाके में मंत्रियों और सांसदों के बंगले हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर के पास भी एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टरों में सबसे ऊपर लिखा गया है, देखिए बीजेपी का पर्दाफाश। पोस्टरों में इसके बाद आडवाणी की चिट्ठी के वे ही लाइनें छापी गई हैं, जिसमें उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर निजी हितों के लिए काम करने का आरोप लगाया है। पिछले कुछ समय से पार्टी जिस ढंग से चलाई जा रही है और ये जिस दिशा में जा रही है, उससे मैं सहज नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये वही आदर्शवादी पार्टी है जिसे श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों ने बनाया, जिनका एकमात्र चिंता ये देश और इसके लोग रहे हैं। इस पोस्टर में लिखा गया है कि आज की तारीख में हमारे ज्यादातर नेता अपने निजी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कल तक आडवाणी को देश की सियासत का सबसे वरिष्ठ नेता बताने वाले मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज मोदी आडवाणी विवाद पर बयान देने से भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पहुंचे तो थे राजधानी दिल्ली के यूपी सदन में सफाई के विकास की समीक्षा बैठक लेने के लिए, लेकिन जब उनसे सवाल मोदी और आडवाणी विवाद पे पूछा गया तो दोनों ही बीजेपी पे बात करने से कतराते हुए नजर आए और इसे पार्टी का अंदरूनी मामला करार दे दिया। इससे पहले मुलायम सिंह यादव आडवाणी की प्रशंसा कर चुके हैं। सीएम अखिलेश बिजली पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन कोयले घोटाले पर व्यंग जरूर कर डाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश बिजली की समस्या से बेहाल है, कोयला मिल नहीं पा रहा, ऐसे में कोयला घोटाले पर हुई एफआईआर पर क्या बयान दूं? कोयला घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने सांसद नवीन जिंदल और 4 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यही नहीं, सीबीआई ने सांसद नवीन जिंदल के घर सहित 19 जगहों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने जिंदल ग्रुप की 4 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नवीन जिंदल और ग्रुप कंपनियों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज हुई हैं। कोयला घोटाले में सीबीआई ने जिंदल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। साथ ही सीबीआई ने जेएसपीएल, जिंदल रियल्टी, न्यू दिल्ली एक्जिम और गगन स्पंज के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। कोयला घोटाले में ये सीबीआई की कुल 12वीं एफआईआर है। एफआईआर में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासरी नारायण राव का नाम भी शामिल है। इसके अलावा कोयला मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी के एक सदस्य का नाम भी इस एफआईआर में है। कोयला घोटाले में सीबीआई ने दिल्ली, हैदराबाद समेत 19 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। 25 मई को छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सली हमले में घायल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल नहीं रहे। उनका इलाज गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में चल रहा था। शुक्ल को घायल होने के अगले दिन ही एयरलिफ्ट कर रायपुर से यहां लाया गया था। शुरुआत में शुक्ल की हालत में सुधार हुआ, मगर एक हफ्ते बाद ही फिर बिगड़ने लगी। इन्फेक्शन के चलते उनके अंग काम करना बंद करने लगे। डॉक्टर के मुताबिक मंगलवार दोपहर उनका देहांत हो गया। विद्याचरण शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल के छोटे बेटे थे। वे महज 29 साल की उम्र में महासमुंद से सांसद बने थे और उस वक्त सबसे कम उम्र के सांसद थे। कांग्रेसी नेता सुकमा में एक सभा को संबोधित करके लौट रहे थे। इस हमले में 30 लोग मारे गए थे। 4 धाम की यात्रा का आशीर्वाद लेने के बाद राजा भैया करेंगे सच का सामना, देंगे पॉलियोग्राफिक टेस्ट। सीबीआई कोर्ट ने 18 जून को राजा भैया को पेश होने को कहा। सीबीआई ने की थी पॉलियोग्राफी टेस्ट की मांग। कुंडा में हुए तिहरे हत्याकांड की गुत्थियां लगभग सुलझ चुकी है, लेकिन सीबीआई राजा भैया का पॉलियोग्राफिक टेस्ट कराना चाहती है, जिसके लिए उसने एक याचिका भी सीबीआई कोर्ट में डाल रखी थी। उस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन राजा भैया नहीं आए। राजा भैया 4 धाम की यात्रा पे गए हैं, जिसके चलते आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। प्रवीण आजाद ने अपने डीएसपी पति जियाउल हक की हत्या की साजिश रचने का आरोप राजा भैया पे लगाया है।
राजा भैया 17 तारीख को वापस आएंगे। उसके बाद इस केस की सुनवाई 18 जून को होगी। राजा भैया के वकील और सीबीआई ने इस केस को आगे बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर सीबीआई कोर्ट ने 18 तारीख की डेट दे दी है। हालांकि सीबीआई ने इस तिहरे हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट के सामने चार्जशीट सबमिट कर दी है, लेकिन चार्जशीट सबमिट करने से पहले उसने राजा भैया का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने की भी बात सीबीआई कोर्ट में कही थी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में उद्यमियों को मिलने वाली रियायतों को बीएसपी सरकार में बंद किए जाने के मामले में राज्य सरकार ने 5 मंत्रियों का समूह गठित किया है। खास बात ये भी है कि इस बार फिर कृषि मंत्री आनंद सिंह की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई है। इसके पहले भी 3 मंत्रियों का समूह गठित किया गया था। अब जल्द ही ये 5 मंत्रियों का समूह अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों को कई तरह की रियायतें दी गई थी। बाद में मुख्यमंत्री मायावती ने नवंबर 2011 में उस व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ 7 कंपनियां हाईकोर्ट चली गई थी। इसी बीच नई सरकार के आने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रुख की जानकारी मांगी थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाईकोर्ट में अपनी राय बताने के लिए कृषि मंत्री आनंद सिंह की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह का गठन किया था, जिसने बीते दिनों अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। लेकिन मुख्यमंत्री उस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे। अब दोबारा 5 मंत्रियों का समूह गठित किया गया है। खास बात ये भी है कि इस बार समूह में वरिष्ठ मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिसमें कृषि मंत्री आनंद सिंह, राजेंद्र चौधरी, बलराम यादव, भगवत शरण गंगवार को भी शामिल किया गया है। सूत्रों का दावा यह भी है कि पहले गठित की गई 3 मंत्रियों के समूह ने जब अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उस रिपोर्ट से सहमत नहीं थे, और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने दोबारा 5 मंत्रियों का समूह गठित किया है। सच ये भी है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन आगरा समिट के बाद कोई भी बड़ा प्रस्ताव न आने से सरकार में निराशा भी साफ देखी जा सकती है। सुभारती विश्वविद्यालय में धमकी देकर अपनी बेटी को बिना परीक्षा के ही पीजीएमएस में प्रवेश कराने के मामले में सीजीएम कोर्ट ने बसपा के बड़े नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय और उनकी पत्नी सांसद सीमा उपाध्याय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सुभारती विश्वविद्यालय प्रबंधन ने आरोप लगाया है कि बीती 3 अप्रैल 2013 को रामवीर उपाध्याय अपने दल बल के साथ मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी आए थे। उन्होंने डरा धमकाकर अपनी बेटी का एडमिशन कॉलेज में कराने की कोशिश की थी। इसी बात को लेकर कॉलेज प्रबंधन की तरफ से मेरठ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया कि घटना के दिन पूर्व मंत्री और विधायक रामवीर उपाध्याय और उनकी पत्नी सांसद सीमा उपाध्याय 5-6 लड़कों और 8-10 पुलिस वालों को लेकर विश्वविद्यालय में आए। उन्होंने अपनी बेटी का बिना परीक्षा के ही पीजीएमएस में प्रवेश कराने की बात कही। न्यायालय ने मामले में गंभीरता को देखते हुए थाना अध्यक्ष जानी को अब रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वहीं अदालत के निर्देश के बाद भी पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और उन्होंने रामवीर उपाध्याय सहित उनकी पत्नी और लगभग आधा दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन पुलिस के आला अधिकारी भी नेताजी और उनकी पत्नी का नाम लेते हुए हिचकिचा रहे हैं। एक तरफ जहां मुलायम सिंह यादव और प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने का पाठ पढ़ाते हैं, तो वहीं आजमगढ़ में आज उनके मंत्रियों द्वारा लाल बत्ती और हुटरों का खुलेआम प्रदर्शन देखा गया। प्रदेश सरकार से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां मुख्यमंत्री को बार बार नसीहत और पार्टी कार्यकर्ताओं को कानून की हदों में अनुशासित रहने का पाठ पढ़ा रहे हैं, और मंत्री हैं कि उनकी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सार्वजनिक उद्यम विभाग के मंत्री बनाए गए राम सिंह राणा पहली बार उत्तर प्रदेश की राजधानी में अपने आवास आ रहे थे और कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया, लेकिन मंत्री महोदय के काफिले में जमकर लाल बत्ती और हुटरों का प्रयोग किया गया। मंत्री के काफिलों में जहां 5 प्राइवेट वाहनों पर लाल बत्ती लगी हुई थी, वहीं आधा दर्जन वाहनों में हुटर लगे हुए थे, लेकिन किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी। दिलचस्प अब ये होगा कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी इस खबर का कितना संज्ञान लेते हैं और अपने मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को क्या नसीहत देते हैं। आगरा के बहुत चर्चित पूर्व मंत्री और वर्तमान में बसपा से फिरोजाबाद के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी बशीर पर गंभीर आरोप उन्हीं की पत्नी ने लगाए हैं। उनकी पत्नी ने थाना मंडोला में उनके खिलाफ जान से मारने की धमकी और यौन शोषण का आरोप लगाया है।
आगरा के बहुचर्चित पूर्व मंत्री चौधरी बसीर एक बार फिर कानून के शिकंजे में फंस गए। चौधरी बसीर मंटोला के रहने वाले हैं। चौधरी बसीर पूर्व सभा मंत्री रह चुके हैं और उनके ऊपर आगरा के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। एक बार फिर उनकी तीसरी पत्नी नगमा ने थाना मंटोला में उनके खिलाफ दहेज, मारपीट और जान से मारने की धमकी, यौन शोषण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। चौधरी बसीर की विधायक गजाला भी पत्नी रह चुकी हैं। चौधरी बसीर ने अपना राजनीतिक शुरुआत बसपा से की और चुनाव लड़ा। आगरा के छावनी क्षेत्र से विधायक हो गए। उसके बाद उनकी शादी उस समय की विधायक गजाला से हुई और उसके बाद जब सत्ता बदली और प्रदेश में समाजवादी पार्टी आई, बसीर और उनकी पत्नी गजाला ने बसपा का दामन छोड़ सपा का दामन थाम लिया और बसीर मंत्री हो गए। फिर एक बार बसीर ने हाल में ही बसपा का दामन थामा है और फिरोजाबाद से लोकसभा के प्रत्याशी भी घोषित हो गए। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है, जिसमें इनके परिवारिक जनों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मामला है, मारपीट का मामला है और जान से मारने की धमकी देने का मामला है तथा 377 के बारे में एक तहरीर दी गई जिसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है। फिलहाल पीड़िता के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस का कहना है कि जब तक मेडिकल की रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार द्वारा बिजली के बढ़ाए गए दामों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आज दूसरे दिन भी शक्ति भवन के सामने जमकर धरना व प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शक्ति भवन के सामने विधानसभा को जाने वाले मेन रास्ते को ही जाम कर दिया। भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश की सपा सरकार द्वारा बिजली के बढ़ाए गए दामों के विरोध में आज दूसरे दिन भी शक्ति भवन के सामने विधानसभा की मुख्य सड़क को जाम कर धरना व प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की मांग है कि जब तक प्रदेश की सपा सरकार बिजली के बढ़े हुए दामों को नहीं घटाती है, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता शक्ति भवन को घेराव कर ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हजरतगंज के मुख्य मार्ग को जाम कर देने से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह से खराब हो गई और लोगों को आवागमन में भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के तेवरों को देखकर तो यही लगता है कि सरकार अगर उनसे जल्द वार्ता न की तो इनका आंदोलन और उग्र ही होते जाएगा। बुंदेलखंड के लिए 300 मेगावाट बिजली की मांग को लेकर आज केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने परीक्षा में विशाल आंदोलन हजारों समर्थकों के साथ किया। बुंदेलखंड की बिगड़ी विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए आज परीक्षा में प्रस्तावित कांग्रेस के धरने को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने अपने हजारों समर्थकों के साथ परीक्षा में विशाल आंदोलन किया। झांसी से परीक्षा तक मंत्री सैकड़ों वाहनों से हजारों लोगों के साथ पहुंचे। मंच से केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन ने कहा कि बुंदेलखंड में बिजली का घोर संकट है, इसे दूर करने के लिए हम सभी राजनीतिक दलों का समर्थन चाहते हैं। आज बुंदेलखंड की स्थिति ये है, चाहे झांसी ललितपुर हो या बुंदेलखंड का कोई गांव, महीनों से कहीं लाइट नहीं आती है। प्रदीप जैन ने कहा कि ये आंदोलन तभी बंद होगा जब सरकार द्वारा उन्हें कोई उचित आश्वासन मिल जाएगा। सपा सरकार के खिलाफ अलीगढ़ में बिजली की दरों में हुई वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। धरना प्रदर्शन का आखिरी दिन था। धरना प्रदर्शन के आखिरी दिन जिलाधिकारी को ज्ञापन भी देना था, लेकिन इस दौरान दो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और फिर खूब जमकर थप्पड़बाजी और लाठी डंडे चले। बहरहाल इस प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ और खास बात ये रही कि ये पूरा हंगामा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल की मौजूदगी में हुआ। आरुषि हेमराज मर्डर मिस्ट्री में कोर्ट के अंदर अर्जियों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तलवार दंपति के वकीलों ने एक और अर्जी कोर्ट में पेश की है। इसमें तकरीबन 2 दर्जन एग्जिबिट की रिपोर्ट्स कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में जवाब देने के लिए निर्देशित किया है। देश के बहुचर्चित आरुषि हेमराज मर्डर केस में गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत में तलवार दंपति ने एक और याचिका लगाई, जिसमें उन्होंने कोर्ट से केस से जुड़े तकरीबन 24 कागजात और उनकी रिपोर्ट मांगी है। इन याचिका पर कल कोर्ट में सीबीआई भी अपना पक्ष रखेगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी बचाव पक्ष 4 तारीख में 2 अर्जियां लगा चुका है, जिसमें कोर्ट में बचाव पक्ष के गवाहों की लिस्ट देने को कहा गया था। बचाव पक्ष ने ये कहते हुए कोर्ट से कुछ और समय मांगा था कि उनके गवाह सीबीआई से डरते हैं। साथ ही एम्स के पूर्व डॉक्टर को भी इस केस से जुड़े कागजात देने की गुजारिश और उनका बयान कोर्ट में कराने की मांग कोर्ट में रखी गई थी।
पिछली तारीख पर भी तलवार दंपति के वकीलों ने 2 अर्जियां कोर्ट में डाली थीं। एक अर्जी में तलवार दंपति के वकीलों ने एम्स के एक सीनियर डॉक्टर को बतौर गवाह पेश करने की मांग कोर्ट के सामने रखी थी, जबकि दूसरी अर्जी में वक्त लिया गया था कुछ गवाहों को कोर्ट में पेश करने के लिए। मॉल प्रबंधन पर हुई एफआईआर। वैशाली के महागुन मेट्रो मॉल में शीशा टूटकर गिरने और इसकी चपेट में आकर महिला व उसके 2 वर्ष के बच्चे के घायल होने के मामले में